गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे कोरिलेशन का शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड से हम कैसे कोरिलेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला हमें गिवन है शॉर्टकट मेथड का। यहाँ पे ये फॉर्मूला हमें गिवन है, ठीक है। थोड़ा बड़ा लग रहा होगा लेकिन लर्न आपको ज़रूर करना है। क्या है? R इजिकल टू सिग्मा डी एक्स डी वाई माइनस में सिग्मा डी एक्स इंटू में सिग्मा डी वाई अपॉन में n डिवाइडेड बाई रूट, ठीक है, सिग्मा डी एक्स स्क्वेयर माइनस में सिग्मा डी एक्स अपॉन में n, और डी एक्स का क्या है? स्क्वेयर बेटा। इंटू में क्या है? रूट सिग्मा डी वाई स्क्वेयर माइनस में सिग्मा डी वाई का होल स्क्वेयर डिवाइडेड बाई n। ये फॉर्मूला लर्न करना है। अगर फॉर्मूला आपको लर्न हो जाएगा अच्छे से तो आप इजीली उस चीज़ को कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या कैलकुलेट करना है? देखो डी एक्स है या डी वाई है, तो डी एक्स और डी वाई क्या होता है? डेविएशन होता है, ठीक है। और सिग्मा है तो है ये क्या है? सम ऑफ द डेविएशन ऑफ द वाई सीरीज और या सम ऑफ द डेविएशन ऑफ द एक्स सीरीज। अब यहाँ पे हम ये एक एग्जाम्पल लेते हैं। प्राइस और सप्लाई गिवन है जैसे, और कैसे हम इसको सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे जो जैसे डी एक्स गिवन है, डी एक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? डी एक्स कैलकुलेट करने के लिए एक्स जो सीरीज है उसमें से हम क्या कर देंगे? ए माइनस कर देंगे, क्योंकि शॉर्टकट मेथड है तो ए अज्यूम नंबर लिया जाएगा। डी वाई कैलकुलेट करना है तो आप क्या करोगे? वाई सीरीज में से ए माइनस कर दोगे, ठीक है। वाई सीरीज में से ही हम ए लेंगे। डी एक्स स्क्वेयर है तो ये जो वैल्यू आई डी एक्स जो आएगा उसका अगर स्क्वेयर कर देंगे तो डी एक्स स्क्वेयर, और जो डी वाई आया है उसका स्क्वेयर कर देंगे तो डी वाई स्क्वेयर हो जाएगा। इनका टोटल कर लेंगे तो ये सिग्मा डी एक्स स्क्वेयर सिग्मा डी वाई स्क्वेयर। अगर हम डी एक्स को डी वाई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? डी एक्स डी वाई, और इसका टोटल कर देंगे तो सिग्मा डी एक्स डी वाई आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। जैसे कि ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेते हैं। जैसे हमारे पास क्या है? प्राइस और सप्लाई गिवन है। अब यहाँ पे देखो एक्स सीरीज, प्राइस की हमारे पास जो सीरीज उसको हमने एक्स सीरीज मान लिया है। अब हमें क्या निकालना है? डी एक्स निकालना बेटा। डी एक्स कैसे निकालेंगे? एक्स माइनस ए। एक्स क्या है? एक्स सीरीज है हमारी, यानी कि जो हमें 4, 6, 8, 15 और 20 ये हमारी क्या है? एक्स सीरीज। इसमें से हम ए माइनस करेंगे। ए क्या होता है? अज्यूम एवरेज होती है, और अज्यूम एवरेज कहाँ से लेंगे हम? एक्स सीरीज में से। तो मान लो कि 8 क्या है? अज्यूम एवरेज ले ली हमने ए। अब इसमें से इसको माइनस करो, डी एक्स आ जाएगा हमारे पास। अगर हम 4 में से 8 माइनस करेंगे तो -4, 6 में से 8 माइनस करेंगे तो -2, 8 में से 8 माइनस करोगे 0, 15 में से 8 माइनस करोगे तो 7, और 20 में से 8 माइनस करोगे तो 12। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास, ठीक है बेटा। ये यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया है? डी एक्स। अब हम इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा? स्क्वायर ऑफ डेविएशन या डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, 0 का 0, 7 का स्क्वायर 49, 12 का स्क्वायर 144। उसके बाद है वाई सीरीज, यानी कि जो सप्लाई की वैल्यू हम गिवन है वो क्या है? हमारी वाई सीरीज है। अब यहाँ पर भी क्या करना है? हमें डी वाई निकालना है। वहाँ पे एक्स सीरीज थी तो डी एक्स निकाला था, यहाँ पे वाई सीरीज है तो हम क्या करेंगे? डी वाई निकालेंगे। वाई कैसे निकालेंगे? जो वाई सीरीज है उसमें से ए माइनस कर देंगे, तो ये हमारी वाई सीरीज है। इसमें से हम एक अज्यूम एवरेज ले लेंगे, 20 हमने ले ली है, और वाई में से इसको क्या करते जाएंगे? हम माइनस करते जाएंगे। तो जैसे 10 में से 20 माइनस करोगे तो -10, 15 में से -20 करोगे तो -5, 20 में से 20 माइनस करोगे 0, 25 में से 20 माइनस करोगे 5, और 30 में से 20 माइनस करोगे तो 10 बेटा। फिर हम क्या करेंगे? इसका भी स्क्वायर कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? डी वाई स्क्वायर, क्योंकि हमें डी एक्स स्क्वायर भी ज़रूरत है, डी वाई की भी ज़रूरत है, तो दोनों हमें कैलकुलेट करने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे कि हमें डी एक्स और डी वाई, ठीक है, समेशन डी एक्स और डी वाई की भी ज़रूरत है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? जो डी एक्स आया है हमारे पास
ठीक है, ये जो dx की वैल्यू है और यहाँ पे जो dy की वैल्यू है, इन दोनों को हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि dx को क्या करें, हम मल्टीप्लाई कर दें किससे, dy से। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, dx dy, और जो वैल्यू आएगी उसका हम टोटल कर देंगे, समेशन कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, समेशन dx dy आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे हमने स्क्वायर कर दिया, dy स्क्वायर हो चुका है। अब हम क्या निकालें, dx dy। तो हम dx और dy क्या करें, dx को dy से मल्टीप्लाई कर दें। तो dx ये रहा यहाँ पे, dy आपका ये, ठीक है। अब dx को dy से मल्टीप्लाई करो, -4 को -10 से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस के 40, -2 को -5 से मल्टीप्लाई करोगे प्लस के 10, 0 को 0 से तो 0, 7 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 35, 12 को अगर 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 को अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 120। ठीक है, इसको हमने यानी कि dx को हमने क्या किया है, dy से मल्टीप्लाई, यहाँ पे हमने टोटल कर लिया है। तो ये हमारे पास क्या आ गई है, सिग्मा dx dy की वैल्यू आ गई है। अब हमारे पास सभी वैल्यूज़ हमने इसकी कैलकुलेट कर ली हैं, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इनको इस वैल्यू को पुट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो dx dy की वैल्यू कितनी है, 205, ये रखी हमने फॉर्मूले में dx dy की वैल्यू। फिर क्या कह रखा है आगे इसने बताया कि सिग्मा dx dy, तो ये हमारे पास समेशन या सिग्मा dx है। ठीक है, इनटू में dy, ये dy की हमारे पास। ठीक है, n कितना है हमारे पास, ठीक है, n जो टोटल नंबर ऑफ आइटम्स है हमारे पास कितनी है, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स 5 है। काउंट कर लो इसको, देखो 1 2 3 4 5, या x सीरीज में काउंट करते हैं हम, जैसे सीरीज में 1 2 3 4 5, टोटल नंबर ऑफ आइटम n कितना हमारे पास 5 है। ठीक है, n की वैल्यू कितनी हो गई है 5। फिर रूट में रखेंगे इस वैल्यू को, सिग्मा dx स्क्वायर कितना हमारे पास 213। ठीक है, dx कितना है हमारे पास ओनली 13 है। ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक कर जाते हैं बच्चे, ये जो वैल्यू dx स्क्वायर की वैल्यू है, इसी वैल्यू को आप क्या है बच्चे, यहीं पे ये वैल्यू ही रख देते हैं। जैसे एक वैल्यू तो हमारे पास क्या है, dx स्क्वायर की वैल्यू है, एक में क्या है dx, सिग्मा dx का स्क्वायर है, यानी कि इस वैल्यू का हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है। इसमें तो पहले ही क्या है, dx का हम क्या कर चुके हैं, स्क्वायर कर चुके हैं बेटा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, डिफरेंस होता है, इसको ध्यान से किया करो। इसमें तो क्या है, ये जो वैल्यू आई है सिग्मा dx की वैल्यू, उसको हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है, और ये पहले ही से ही क्या है, dx स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे समेशन टोटल कर ली गई है। ठीक है, तो ये वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे। वैसे ही dy स्क्वायर की वैल्यू, और फिर इसकी dy की वैल्यू कितनी आती है 0, तो इसका हम स्क्वायर करेंगे तो 0, और n कितना है यहाँ पर 5, 0 को 5 से डिवाइड करोगे तो भी क्या हो जाएगा 0, तो ये टर्म क्या हो जाएगी आपकी 0। सॉल्यूशन करेंगे उस टाइम पे, तो ये ऊपर की टर्म ये चीज़ 0 हो गई, क्योंकि 13 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0, और 5 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 0, तो ये टर्म यहाँ पे क्या हो गई है 0 हो गई है। तो 205 - 0, नीचे भी हम सॉल्यूशन करेंगे, इसका हम स्क्वायर कर लेते हैं, 13 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 169 शायद, और 169 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आंसर आएगा हमारे पास 33.8। तो इसको इसमें से हम क्या करेंगे माइनस, और यहाँ पे ये टर्म क्या हो गई है 0, तो 250 में से 0 माइनस कर देंगे। फिर इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 213 को में से 33.8 माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी 179.20, और इनटू में 250। यहाँ पे दोनों वैल्यू का देखो रूट अलग अलग निकालना होगा, कभी आप ऐसे करो कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर रूट निकालो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप 179 का अलग रूट निकालोगे और 250 का अलग रूट निकालोगे। रूट निकालने के बाद जो वैल्यू हमारे पास आती है उसको हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आएगी तो फिर उसका हम सोल्व कर लेंगे, यानी कि 205 को उस वैल्यू से क्या कर देंगे हम डिवाइड कर देंगे, तो वैल्यू से डिवाइड करने पे हमारा आंसर कितना आता है प्लस में 0.97। ठीक है, थोड़ा लंबा प्रोसीजर है, इसमें फॉर्मूला भी थोड़ा बड़ा है, मार्क्स भी कुछ बड़े ही होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा स्टेप डेविएशन मेथड।
अगर आपको शॉर्टकट मेथड समझ में आ गया है तो स्टेप डेविएशन मेथड वो और भी ईजी है, ठीक है। जहाँ आपने फॉर्मूले में जैसे dx dy लिखा है वहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे हम लिखते हैं dx dy, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डैश और डैश, ठीक है। यहाँ भी डैश आ जाएगा, यहाँ भी डैश आ जाएगा। ये आगे हम देखते हैं, इसका फॉर्मूला यही है, क्योंकि स्टेप डेविएशन मेथड में हम क्या करते हैं डी डैश का यूज़ किया जाता है। और डी डैश यानी कि डी एक्स डैश कैसे कैलकुलेट करेंगे, डी एक्स को हम क्या करें सी से डिवाइड कर दें। डी वाई डैश निकालना है तो हम क्या करें डी वाई को हम क्या करें सी से डिवाइड कर दें, तो ये डैश आ जाएगा। फिर हम इसका स्क्वायर भी कर लेंगे, मल्टीप्लाई भी कर लेंगे इसको, एक स्टेप और बढ़ जाएगा स्टेप डेविएशन में, ठीक है। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे गिवन है स्टेप डेविएशन मेथड का, ठीक है। अगर शॉर्टकट का मेथड याद है तो उसमें कोई क्या ऐड करना है आपको, ओनली जो डी एक्स है डी वाई है उनके साथ डैश लगाना है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला अगर एक याद हो गया तो दूसरा याद करना बड़ा इजी है। और एक चीज़ है इसमें कि अब यहाँ पे पहले शॉर्टकट में तो हम डी एक्स कैलकुलेट करते थे, कैसे एक्स में से ए माइनस करके। अब हमें क्या करना है डी एक्स डैश कैलकुलेट करना है, तो अब हम क्या करेंगे जो डी एक्स आएगा उसको हम क्या करेंगे सी से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। और फिर इसमें सी क्या होता है कॉमन फैक्टर, जो कॉमन डिफरेंस जो है, ठीक है। और डी एक्स डैश का स्क्वायर कर देंगे तो डी एक्स डैश स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि आपको यहाँ पे क्या चाहिए डी एक्स डैश का स्क्वायर चाहिए हमें, ठीक है। ऐसे ही आपकी वाई सीरीज़ के ऊपर ये टर्म अप्लाई होंगी, तो ऐसे हम वाई सीरीज़ में करेंगे। तो जैसे यहाँ पे आप देखोगे प्राइस गिवन है और डिमांड गिवन है। प्राइस है 5, 10, 15, 20, तो पहले हम सीरीज़ लेते हैं एक्स सीरीज। तो एक्स सीरीज़ में पहले हम डी एक्स निकालेंगे। डी एक्स कैसे निकाला, एक्स में से ए माइनस करके, ए हमने क्या लिया है 15 लिया है, तो 5 में से 15 माइनस 10 माइनस 5 0 5 और 10, यानी कि इस एक्स सीरीज़ में से जो एक्स सीरीज़ है 5, 10, 15, 20 और 25 डी एक्स निकालना है, तो हम क्या करेंगे इस एक्स सीरीज़ में से ए माइनस कर देंगे। ए कितना लिया है हमने, ए हमने लिया है इसमें 15, ठीक है। ए कितना है 15, तो 5 में से 15 माइनस करो कितना रह गया माइनस 10, 10 में से माइनस 15 करोगे कितना माइनस 5, 15 में से 15 माइनस करोगे तो 0, 20 में से 15 माइनस करोगे तो 5 और 25 में से 15 माइनस करोगे तो 10। डी एक्स आ गया बेटा ये, ठीक है। ये यहाँ पर भी सोल्व करके दिखा रखा आपका, ये डी एक्स हमने कैलकुलेट कर लिया। फिर हमने क्या किया डी एक्स डैश निकाला है। डी एक्स डैश कैसे किया बेटा, डी एक्स को हमने सी से डिवाइड किया है। सी क्या 1 लिख दिया इसमें एक्स सीरीज़ के लिए है, तो सी क्या है कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस कितना है 5, 10, 15, 20, 25, कितने का डिफरेंस चल रहा है 5 का, तो सी की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास 5। तो ये जो डी एक्स की वैल्यू आई है इसको हम क्या करेंगे सभी वैल्यूज़ को 5, 5 से डिवाइड कर देंगे। तो -10 को 5 से डिवाइड करो -2, 5 को 5 से डिवाइड करेंगे -1, 0, 0, 5 को 5 से तो 1 और 10 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो 2। फिर हमारे पास ये क्या आ गया है डी एक्स डैश आ गया है। डी एक्स डैश का हम क्या कर लें बेटा स्क्वायर कर लें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा डी एक्स डैश का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये तो था एक्स सीरीज़ का प्रोसेस। अब वाई सीरीज़ में भी सेम वैसे ही करना है हमें, डी वाई निकालेंगे। जैसे ये हमारे पास डिमांड क्या है वाई सीरीज़ गिवन है, तो इसमें हम क्या करेंगे डी वाई निकालना है, तो क्या करें वाई में से ए माइनस करें। ए क्या लिया हमने 30, ठीक है, तो 40 में से 30 माइनस करो 10, 35 में से 30 माइनस करोगे तो 5 और 30 में से 30 माइनस करोगे तो 0, 25 में से अगर 30 माइनस करोगे तो -5, 20 में से अगर -30 करोगे तो -10, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है डी वाई डैश। डी वाई डैश कैसे निकालेंगे, डी वाई को हम क्या करें सी से डिवाइड कर दें। तो डी वाई कितना जो भी वैल्यू हमारे पास आई है, तो कॉमन डिफरेंस देख लेंगे 40, 35, 30, 25, 20, कितने का डिफरेंस है इनमें सभी में अगर देखा जाए तो 5, 5 का डिफरेंस है। तो C2 हमारा यानी कॉमन डिफरेंस वाई सीरीज़ में कितना है 5 है। तो जो डी वाई की जो वैल्यू आई हमारे पास, इन सभी वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे 5, 5 से डिवाइड कर देंगे। तो 10 को 5 से डिवाइड करोगे 2, 5 को 5 से करोगे 1, 0 को करोगे 0 और ये वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे। फिर इसका हम स्क्वायर कर देंगे तो डी वाई स्क्वायर। लास्ट में हमें क्या चाहिए डी एक्स और डी वाई, तो आप क्या करोगे इसके लिए, ये देखो ये डी एक्स है सॉरी डी वाई है और ये क्या है ये डी एक्स है, ठीक है। डी एक्स डैश डी वाई डैश दोनों को मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे डी एक्स डैश और डी वाई को,
तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। इस वैल्यू को आपको क्या करना है, फॉर्मूले में पुट करना है बेटा, फिर इसको सोल्व करना है। ठीक है, करके देख लेना। अब ये वैल्यू निकालने के बाद तो कुछ नहीं बेटा, इसमें जैसे dy की वैल्यू हमारे पास -10 आ गई, इसकी वैल्यू सिग्मा dx की वैल्यू कितनी है, डैश की 0, ये 0 रखो इसको। dy की भी कितनी है, 0 है। n कितना है, टोटल नंबर ऑफ आइटम 5 है, तो ऊपर वाली ये सारी टर्म क्या हो जाएगी बेटा, 0 हो जाएगी। ठीक है, ये यहाँ पे एक -10 की वैल्यू हमारे पास रिमेनिंग रहेगी। नीचे भी यही चीज़ होगी, क्योंकि जो डैश हमने निकाला है dx डैश और dx डैश और dy डैश, दोनों की वैल्यू क्या है, 0, तो ये दोनों ही टर्म क्या हो जाएंगी बेटा, 0 हो जाएंगी। तो ओनली आपके पास किसकी वैल्यू बचेगी, रूट में सिग्मा dx डैश की वैल्यू बच जाएगी आपके पास 10, और सिग्मा dy डैश स्क्वायर की वैल्यू बच जाएगी 10। दोनों की 10 आपके पास आ गई। तो 10 का रूट निकालने की जरूरत नहीं, ये रूट से रूट कैंसिल, दोनों वैल्यू क्या है, सेम है। तो -10/10 डिवाइडेड बाई 10, यानी कि -1 वैल्यू आ गई। यानी कैसा कोरिलेशन है, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन है प्राइस में एंड क्वांटिटी डिमांड के अंदर। ठीक है, अब नेक्स्ट है बेटा ये प्रॉपर्टीज ऑफ कोरिलेशन। क्या क्या प्रॉपर्टी है, बिल्कुल आसान है बेटा इसमें, कि R हैज़ नो यूनिट, R की कोई यूनिट नहीं होती। इट इज़ ए प्योर नंबर, इट मीन यूनिट ऑफ द मेजरमेंट आर नॉट पार्ट्स ऑफ R। यूनिट मेजरमेंट R का पार्ट यानी कोरिलेशन का पार्ट नहीं होता, क्योंकि R की जो भी हमने अभी देखो कैलकुलेशन न्यूमेरिकल सोल्व किया है, हमारा आंसर यूनिट्स में नहीं आता, केजी या लीटर या मीटर में नहीं आता है। तो R में क्या है, यूनिट का कोई रोल नहीं होता है। अगर नेगेटिव आंसर आता है तो इस क्या इंडिकेट करता है, R इंडिकेट एन इनवर्स रिलेशन। इफ़ R इज़ पॉजिटिव तो टू वेरिएबल में कैसा रिलेशन है, सेम डायरेक्शन में, यानी कि पॉजिटिव कोरिलेशन है। ठीक है, अगर आंसर हमारा -1 आता है या माइनस में आंसर आता है तो इसका मीनिंग क्या है कि टू वेरिएबल्स में कैसा रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है। अगर हमारी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव में आती है, +1 है या +0.95 2.5 पॉजिटिव आंसर आता है तो इसका मीनिंग क्या है कि टू वेरिएबल में कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है, सेम डायरेक्शन में। अगर R की वैल्यू 0 आती है तो इसका मीनिंग दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, देयर इज नो लीनियर रिलेशन बिटवीन दैम, हावर अदर टाइप ऑफ रिलेशन में बी देयर। अगर R की वैल्यू 0 आती है तो वो क्या है, अनकोरिलेटेड है, यहाँ पे लीनियर कोरिलेशन नहीं है, अदर टाइप का कोरिलेशन हो सकता है। इफ़ R इज़ 1 +1 और -1 तो इसमें क्या है आपको पता ही, अगर +1 है तो परफेक्ट पॉजिटिव और -1 है तो परफेक्ट नेगेटिव रिलेशनशिप शो करता है। तो इसमें क्या है कि R की जो वैल्यू होती है ये क्या है, अगर पॉजिटिव आती है तो इंडिकेट स्ट्रॉन्ग लीनियर रिलेशन। +1 है या -1 है, -1 या +1 में वैल्यू आती है तो इसका मीनिंग क्या है कि स्ट्रॉन्ग लीनियर रिलेशनशिप है टू वेरिएबल्स में। नेक्स्ट है, अगर कोरिलेशन की लिमिट पूछी जाए कि कोरिलेशन का आंसर कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, तो इसमें कोरिलेशन की लिमिट बता रखी -1 से ज़्यादा और इक्वल हो सकता है, और R, ठीक है, और R +1 के इक्वल और +1 से कम होता है। यानी कि R की लिमिट क्या होती है, -1 या इससे ज़्यादा हो सकती है, और पॉजिटिव में बात करें तो +1 के इक्वल ही या इससे कम हो सकती है। ठीक है, ये R की लिमिट बताई गई बेटा। आपसे 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि R का जो कोरिलेशन का आंसर आएगा वो क्या है, -1 से तो ज़्यादा या -1 के इक्वल। ठीक है, और प्लस में बात की जाए तो +1 के इक्वल या +1 से कम आंसर आएगा। ठीक है, तो ये लर्निंग बाय डूइंग के क्वेश्चन दे रखे बेटा, ये करके देखना है। एसेंशियल प्रैक्टिस के भी क्वेश्चन गिवन है, वो भी आपको करने हैं। इसके बाद आपका आता है स्पीयर्समैन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट। तो जब चैप्टर स्टार्ट हुआ था उस टाइम पे मैंने आपको बता दिया था कि अब की बार ये CBSE ने सिलेबस में से कट कर दिया है, ये टॉपिक हम नहीं डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपका इसमें रहता है ओनली क्या इम्पोर्टेंस है या सिग्निफिकेंस ऑफ कोरिलेशन, कोरिलेशन का क्या यूज़ है। तो सबसे पहले जो यूज़ है कोरिलेशन का वो क्या है, फॉर्मेशन ऑफ लॉज एंड कंसेप्ट। लॉ बनाने के लिए और कंसेप्ट तैयार करने के लिए हम क्या करते हैं, कोरिलेशन का यूज़ करते हैं। ठीक है, दिस हैज़ हेल्प द फॉर्मेशन ऑफ वेरियस लॉ एंड द कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी, सच लॉ ऑफ डिमांड एंड द कंसेप्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जैसे हमने
थ्योरी ऑफ डिमांड का चैप्टर किया था माइक्रो इकोनॉमिक्स में, ठीक है, याद होगा आपको थ्योरी ऑफ डिमांड। उसमें हमने किया था लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड हमें क्या कहता है कि अदर थिंग्स रिमेन कॉन्स्टेंट या अदर थिंग्स रिमेन सेम इफ प्राइस इंक्रीज डिमांड डिक्रीज, इफ प्राइस डिक्रीज डिमांड इंक्रीज। तो एक लॉ बना हुआ था, ये डिमांड लॉ हम इसे कहते थे। ये जो रिलेशन है दो वेरिएबल्स के अंदर, क्योंकि कोरिलेशन क्या बताता है, टू वेरिएबल्स में रिलेशनशिप बताता है कि वो पॉजिटिव रिलेटेड है या नेगेटिवली। तो यहाँ पे इस चीज़ के लिए कोरिलेशन पता चला, तभी तो क्या हुआ, थ्योरी ऑफ डिमांड में ये लॉ बना। वैसे ही हमने थ्योरी ऑफ सप्लाई के चैप्टर में किया था लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई हमें क्या कहता है, इफ प्राइस इंक्रीज सप्लाई डिक्रीज, इफ प्राइस डिक्रीज सप्लाई इंक्रीज। तो ये किस बेस पे है, यानी कि प्राइस में और डिमांड में और प्राइस में और सप्लाई में जो रिलेशन है, कैसे वो म्यूचुअली इंटर रिलेटेड है एक दूसरे से, उसके कारण क्या है लॉ ऑफ डिमांड बना और उसी के कारण क्या है लॉ ऑफ सप्लाई बनी। तो ये जो म्यूचुअली जो रिलेशन है, कैसे वो एक दूसरे से रिलेटेड है, वो चीज़ क्या करती है हमें लॉ बनाने में इकोनॉमिक्स में और कंसेप्ट बनाने में हेल्प करती है। तो जो जितने भी हमने इकोनॉमिक्स में लॉ आते हैं वहाँ पे टू वेरिएबल में कैसा रिलेशन है, पॉजिटिवली कोरिलेटेड है, नेगेटिवली है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं लॉ बनाए जाते हैं और कंसेप्ट भी तैयार होते हैं। जैसे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कंसेप्ट जो है वो कोरिलेशन के कारण ही फाइंड आउट हुआ है। नेक्स्ट है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन। अब देखो टू वेरिएबल हैं और दो वेरिएबल में क्या होता है कि एक में चेंज होने से दूसरे में भी चेंज होता है, ठीक है। जैसे हम प्राइस में इंक्रीज होने से डिमांड क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। प्राइस के इंक्रीज होने से डिमांड डिक्रीज हो गई है। तो डिमांड डिक्रीज हुई किस कारण से, प्राइस इंक्रीज हो गई। प्राइस के इंक्रीज होने का क्या इफेक्ट हुआ डिमांड पे, कि डिमांड डिक्रीज हो गई है। तो ये जो वेरिएबल होते हैं उनके अंदर कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप भी क्या है, कोरिलेशन के द्वारा ही फाइंड आउट या उनको अंडरस्टैंड करने में हेल्प मिलती है। बिजनेस डिसीजन, बिजनेस डिसीजन भी क्योंकि कोरिलेशन एनालाइज फैसिलिटी बिजनेस डिसीजन बिकॉज द ट्रेंड पाथ ऑफ द वन वेरिएबल में सजेस्ट द एक्सपेक्ट चेंज इन द अदर। देखो बिजनेस डिसीजन लेने होते हैं उस टाइम पे भी कोरिलेशन हेल्प करता है बिजनेसमैन की। कैसे हेल्प करता है कि एक वेरिएबल में जो चेंज हो रहा है उसके कारण ये सजेस्ट किया जाता है कि अदर में क्या चेंज होगा। अब जैसे कि हम ये कहते हैं कि प्राइस क्या है, इंक्रीज होते जा रहे हैं, तो इसका मीनिंग क्या है, सप्लाई क्या करनी चाहिए, बढ़ानी चाहिए। तो बिजनेस डिसीजन में हेल्प मिली कि प्राइस इंक्रीज होंगे तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा तो क्या करें, बिजनेसमैन सप्लाई को इंक्रीज करें, ठीक है। पॉलिसी फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है कोरिलेशन। पॉलिसी इफ द गवर्नमेंट फाइंड ए नेगेटिव कोरिलेशन बिटवीन द टैक्स रेट एंड टैक्स कलेक्शन इट शुड परस्यू द पॉलिसी ऑफ लो टैक्स रेट। अगर टैक्स रेट के बढ़ने से क्या होता है, टैक्स कलेक्शन कम हो जाता है, ठीक है। क्योंकि देखो नेगेटिव कोरिलेशन है, नेगेटिव कोरिलेशन कब होता है, एक इंक्रीज हो दूसरा क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए। तो मैं ये कहती हूँ कि टैक्स रेट इंक्रीज हो गई है जिसके कारण टैक्स कलेक्शन क्या हो गया, गवर्नमेंट का कम हो गया। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, अपनी टैक्स रेट कम रखनी चाहिए। तो यहाँ पर भी देखो गवर्नमेंट को पॉलिसी फॉर्मेशन में किसकी हेल्प मिली है, कोरिलेशन से हेल्प मिलती है। तो ये इंपॉर्टेंस है, सिग्निफिकेंस है कोरिलेशन की, कहाँ कहाँ इसका यूज़ होता है। तो इकोनॉमिक्स में लाइन कंसेप्ट बनाने के लिए इसका यूज होता है, कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप जानने के लिए कि टू वेरिएबल कैसे एक दूसरे को इफेक्ट कर रहे हैं, और बिजनेस डिसीजन लेने में हेल्प करता है, पॉलिसी फॉर्मुलेशन में हेल्प करता है। तो ये चैप्टर आपका आज बेटा कंप्लीट होता है। इसके एसेंशियल प्रैक्टिस के जितने भी क्वेश्चन हैं आज आपके कंप्लीट हो जाने चाहिए। रैंक कोरिलेशन आपको कैलकुलेट नहीं करना है, रैंक कोरिलेशन को छोड़ के एसेंशियल प्रैक्टिस में जितने भी आपके क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट होने चाहिए। साथ ही आप इसकी थ्योरी भी लर्न करोगे, इम्पोर्टेंस ऑफ कोरिलेशन, और साथ में प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोरिलेशन भी आपको गिवन है, वो भी आपको लर्न करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बेटा, ओके।